कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये जो इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, ये सब एक बहुत ही उलझी हुई पहेली की तरह हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अलग नज़रिए से देखें, इसे एक ऐसे सिस्टम की तरह देखें जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया को चलाता कौन है? क्या कोई एक देश है, कोई एक बहुत पावरफुल लीडर, या कोई सीक्रेट कमिटी? सवाल जितना सीधा लगता है, जवाब उतना ही मजेदार है। असल में कोई एक अकेली ताकत दुनिया को नहीं चलाती, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप इसे दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पर्दे के पीछे काम करता है और शांति से लेकर व्यापार तक, सेहत से लेकर मानवाधिकारों तक सब कुछ मैनेज करता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहली जरूरत होती है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। और दुनिया के लेवल पर यह स्थिरता आती है शांति और सुरक्षा से। और यहीं पर हमारे पहले ऑर्गेनाइजेशंस की एंट्री होती है। इस पूरे सिस्टम का जो आधार है वो है यूनाइटेड नेशंस, यानी यूएनओ। इसे 1945 में बनाया गया था और इसके 193 सदस्य देश हैं, मतलब लगभग पूरी की पूरी दुनिया। इसका काम बहुत बड़ा है, दुनिया में शांति बनाए रखना, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना और जब भी कहीं जरूरत पड़े तो मदद पहुंचाना। ये ग्लोबल कोऑपरेशन का सबसे बड़ा सेंटर है। अब यूएन के अंदर ही जो इसकी सबसे पावरफुल बॉडी है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। इसे आप यूएन की एक्शन आर्म भी कह सकते हैं। जब भी दो देशों के बीच टेंशन बढ़ती है तो सिक्योरिटी काउंसिल ही मामले की जांच करती है, उसे सुलझाने के रास्ते बताती हैं और यहां तक कि हथियारों को कंट्रोल करने के लिए प्लान भी बनाती है। तो दुनिया में शांति से जुड़े बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। और मान लीजिए अगर कोई झगड़ा बातचीत से ना सुलझे तो तब आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीजे। इससे आप दुनिया की सबसे बड़ी अदालत समझ सकते हैं जो देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाती है। ये इस आइडिया को मजबूत करती है कि ग्लोबल लेवल पर भी कानून का राज होना चाहिए। ठीक है, तो शांति और सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है और वो है अर्थव्यवस्था। तो आइए अब उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को चलाते हैं। यहां अक्सर दो नामों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ये स्लाइड इसे एकदम साफ कर देती है। देखिए, वर्ल्ड बैंक एक बिल्डर की तरह है। वो देशों को स्कूल, अस्पताल या सड़क जैसी लंबी परियोजनाओं के लिए लोन देता है। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ एक तरह का इकोनॉमिक फायर फाइटर है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था संकट में होती है तो आईएमएफ उसे स्थिर करने के लिए मदद करता है। और ग्लोबल ट्रेड का क्या? उसे कौन कंट्रोल करता है? वो काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी डब्ल्यूटीओ का। इसे आप ग्लोबल कॉमर्स का रेफरी समझ सकते हैं। ये व्यापार के नियम बनाता है, देशों को ट्रेड डील्स पर बात करने के लिए एक मंच देता है और जब देशों के बीच व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो तो उसे सुलझाता भी है। तो हमने सिस्टम, कानून और इकोनॉमी की बात कर ली, लेकिन इस ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही मानवीय चेहरा भी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही मिशन है, लोगों की देखभाल करना। इनमें सबसे पहला है यूनिसेफ, यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो दुनिया के सबसे कमजोर लोगों यानी बच्चों के लिए काम करता है। इसका मिशन बहुत बड़ा है, बच्चों के विकास और उनकी पढ़ाई लिखाई को सुनिश्चित करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना और उन्हें हर तरह की हिंसा और शोषण से बचाना। ये हमारे भविष्य में एक तरह का निवेश है। अगला है डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ये कितना जरूरी है। आप इसे दुनिया का डॉक्टर कह सकते हैं। पर इसका काम सिर्फ बीमारियों से लड़ना नहीं है। डब्ल्यूएचओ दुनिया भर के हेल्थ मामलों पर लीडरशिप देता है, रिसर्च का एजेंडा तय करता है, स्वास्थ्य के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है और पूरी दुनिया में हेल्थ ट्रेंड्स पर नजर रखता है ताकि हम आने वाले खतरों के लिए तैयार रह सकें। और जब भी कोई संकट आता है, चाहे वो युद्ध हो या कोई प्राकृतिक आपदा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सबसे आगे होता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका मिशन एकदम सीधा और साफ है, इमरजेंसी में खाना पहुंचाना। युद्ध, बाढ़ या अकाल जैसी किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित करता है कि लोगों तक खाना पहुंचे और कोई भूखा ना सोए। लेकिन ये जो दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार अपडेट हो रहा है। पुराने संगठनों के साथ साथ अब नए ग्रुप्स और फोरम भी बन रहे हैं जो आज की बदलती दुनिया की सच्चाई को दिखाते हैं।
पहले था G7। ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक एक्सक्लूसिव क्लब हुआ करता था। इसका मकसद था कि लीडर्स एक साथ बैठें और ग्लोबल मुद्दों पर खुलकर चर्चा करें। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, ये साफ हो गया कि सिर्फ 7 देशों की आवाज काफी नहीं है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि पावर का बैलेंस कैसे बदल रहा है। G7 से G20 तक का ये बदलाव एक बड़े और ज्यादा समावेशी ग्रुप की तरफ एक बड़ा कदम था। G20 में G7 के अलावा भारत, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं और आज ये ग्रुप ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये दिखाता है कि अब ग्लोबल स्टेज पर और भी बहुत से खिलाड़ी हैं। और ये बदलाव सिर्फ G20 तक ही नहीं रुका है। ब्रिक्स जैसे नए ग्रुप भी उभरे हैं। ये 5 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है जो एक दूसरे के आर्थिक विकास में मदद करने और गरीबी से लड़ने के लिए मिलकर काम कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया अब मल्टीपोलर बन रही है। तो हमने देखा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस का ये पूरा नेटवर्क दुनिया को चलाता है। लेकिन जैसे जैसे नई ताकतें उभर रही हैं और पुरानी चुनौतियां आज भी मौजूद हैं, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस बदलती दुनिया में ग्लोबल कोऑपरेशन का भविष्य क्या होगा? क्या ये सिस्टम खुद को और बेहतर बना पाएगा या फिर ये बिखर जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।